बात करेंगे संधान कल्पना के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है। नोट्स मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए हैं और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही मेरे नोट्स हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और जो हमारा नोट्स का पासवर्ड रहेगा वो वीडियो के मीडिया एंड में मैं आपको बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले परिभाषा पढ़ते हैं, संधान कल्पना की परिभाषा क्या है। तो देखिए यहाँ पे परिभाषा क्या दी गई है। द्रव्येषु चिरकालस्थे द्रव्यम यत् संधितम भवेत आसव अरिष्ट भेदस्तु प्रउच्यते भेषजोचितम। ठीक है, तो ये शार्ङ्गन ने दी हुई है, शार्ङ्गन संहिता के अकॉर्डिंग ये हमारी डेफिनेशन है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, जब हम किसी क्वाथ वगैरह को उसमें क्या करते हैं, गुड़ वगैरह डाल के फर्मेंटेशन होने के लिए रख देते हैं और फर्मेंटेशन होने के बाद जो हमारे आसव या अरिष्ट मिलते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, संधान कहते हैं। तो जल, क्वाथ आदि द्रव्य पदार्थों में क्या डालकर, गुड़, धातु पुष्प आदि द्रव्यों को संधान काल तक रखा रहने पर संधान होकर जो द्रव तैयार होता है वह आसव अरिष्ट आदि कहा जाता है। मतलब क्या है कि फर्मेंटेशन टाइम तक किसी भी द्रव्य को फर्मेंटेशन तक रखना, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, संधान कहते हैं। और ये संधान क्या है, वो द्रव होंगे जिन्हें हम क्या कहेंगे, आसव या अरिष्ट। देखिए अब आसव क्या होता है और अरिष्ट क्या होता है, इसमें इंपॉर्टेंट है, अभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आसव कल्पना। आसव कल्पना में क्या कहा गया है, यद पक्व औषधम आम्बुभ्याम सिद्धम मध से आसवा। मतलब क्या कहा गया है, जब हम किसी अपक्व औषध, मतलब किसी औषध को बिना पकाए क्या करते हैं, बिना पके औषध को जल के साथ संयोग कराने पर संधान क्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। मतलब संधान क्रिया मतलब फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू जिसको प्रिपेयर किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, आसव कल्पना कहते हैं। मद मतलब अल्कोहल, ठीक है। तो मतलब क्या है, सिंपल सा, जब हम किसी अपक्व औषध को लेकर, मतलब वो पूरी तरह पकी नहीं है औषध, उसको लेकर उसमें क्या कर देते हैं, वाटर मिला के रख देते हैं। कब तक वाटर मिला के रखते हैं, फर्मेंटेशन होने तक जो रखते हैं। उस फर्मेंटेशन होने के बाद जो वहाँ पे अल्कोहल ऑब्टेन होती है उसको कहा जाता है आसव कल्पना। ठीक है, तो अब बात करते हैं आसव की योनियाँ। योनि मतलब आसव के कितने ऑरिजिन्स कहे गए हैं। तो आसव के 9 ऑरिजिन होते हैं, यानी कि 9 योनियाँ होती है। कौन कौन सी होती है, धान्य, सार, पत्र, फल, पुष्प, त्वक, मूल, कांड और छार। मतलब जो ये हैं, ये जो पार्ट्स हैं, या तो धान्य से या फल से या मूल से, इन सब से हम क्या कर सकते हैं, आसव का प्रिपरेशन करा सकते हैं। तो आसव की जो योनियाँ हैं, मतलब आसव के जो ओरिजिन है वो कितने कहे गए हैं, 9 कहे गए हैं। इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हम बात करते हैं आसव की कितनी संख्या होती है। टोटल आसव कितने होते हैं, 84। तो धान्य से कितने आसव प्रिपेयर होते हैं, 6 आसव प्रिपेयर होते हैं। सार से 20 आसव, पत्र से 20 आसव का निर्माण होता है, फल से 26, पुष्प से 10, त्वग से 4, कांड आसव से 4, शक्रा आसव से 1 और मूल आसव से 11 टाइप के आप आसव को प्रिपेयर कर सकते हो। यानी कि टोटल संख्या कितनी हो गई, 84। अब है आसव के गुण क्या होते हैं, यानी कि आसव की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो मन, शरीर और अग्नि के लिए बलवर्धन होता है, ठीक है। तो ये अग्नि को बल प्रदान करता है, शोफ और अरुचि का नाशक करने वाला होता है। तो अरुचि को नाश करता है और मन को प्रसन्न करने वाला होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अरिष्ट क्या होता है। नारिष्यते इति अरिष्ट, मतलब जो लंबे समय तक नष्ट ना हो, मतलब जो ज़्यादा टाइम तक टिकता है उसे हम क्या कहते हैं, अरिष्ट कहते हैं। तो वो कहलाती है हमारी अरिष्ट कल्पना। अरिष्ट कल्पना में अब देखिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, द्रव्य, वहाँ अभी हमने आसव में क्या लिया था, हमने अपक्व द्रव्य लिए थे, उनमें जल का संयोग करा के तब फर्मेंट किया था। लेकिन अरिष्ट में क्या करते हैं हम, जो हमारे वानस्पतिक द्रव्य उनका पहले हम क्वाथ या सोरस को प्रिपेयर कर लेते हैं। उसमें क्या करते हैं, गुड़, शर्करा या मधु मिलाकर संधान पात्र में रखते हैं। संधान पात्र मतलब फर्मेंटेशन जिसमें कराना है उस वेसल में रखते हैं। और क्या करते हैं हम उसमें कीड़ा और सुगंधित अन्य औषध द्रव्यों का चूर्ण या यवकुट चूर्ण मिलाकर शराब संपुट कर निर्वात स्थान पर रख कर 20 से 25 दिन तक करते हैं। मतलब इसमें क्या करते हैं, हम इसको अग्नि देते हैं, यहाँ पे पकाते हैं औषध को 20 से 25 दिन। फिर क्या करते हैं, जब हमारा 20 से 25 दिन तक रख देते हैं तो
जिस स्थान पे रखे हैं उस स्थान पे रखने के बाद जब वहाँ पे मध्य का निष्पन्न होता है, यानी कि जो हमारा अल्कोहल का फॉर्मेशन होने लगता है, तब उसकी परीक्षा करके हम क्या कर लेते हैं, उसे छान लेते हैं कि वहाँ पे फर्मेंटेशन अच्छे से हो गया है नहीं, तो उसे छान लेते हैं। अब छानने के बाद क्या करते हैं हम, इसमें मासी, ठीक है, या मरीच अगरू से प्रलिप्त या धूपन करके संधान पात्र का मुख बंद कर देते हैं। पहले परीक्षा करेंगे, देखेंगे, फिर या तो मांसी या मरीच या अगरू, इन सब द्रव्यों का धूपन कराएंगे उस संधान के अंदर, और फिर से दोबारा से उसका मुख बंद कर देंगे। अब जब मुख बंद कर देंगे फिर उसे कुछ टाइम के लिए उसे फिर रख देते हैं, और रखने के बाद क्या करते हैं, उसे छान कर हम स्टोर कर लेते हैं। सिंपल सा देखिए क्या है इसमें, मैं एक बार एक लाइन से आपको बता देता हूँ। हम क्या करते हैं, किसी भी द्रव्य का पहले क्वाथ वगैरह बनाते हैं, उसमें शर्करा डाल देते हैं, मधु वगैरह, गुड़ वगैरह डाल के उसके जिस यूटेंसिल को है उसमें थोड़ा सा हीट करके उसका श्राव संपुट करके क्या कर देते हैं हम, निर्वात स्थान पे रख देते हैं, मतलब जहाँ पे वायु ना हो, ऐसे स्थान पे 20 से 25 दिन रख देते हैं। जब हमारा वहाँ पे देखते हैं कि अल्कोहल हो चुकी है, फर्मेंटेशन होने लगा है, तो उसको क्या करते हैं, चेक करके उसमें मरीच वगैरह का धूपन करा देते हैं। धूपन कराने के बाद फिर से उसका मुंह बंद करके रख देते हैं, और जब मुंह बंद करके रखते हैं तो कुछ दिन बाद देखते हैं कि वहाँ पे जब अच्छे से वहाँ पे फर्मेंटेशन हो चुका है, तो उसे छान कर क्या कर लेते हैं, हम स्टोर कर लेते हैं। ये है हमारा अरिष्ट का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब देखिए इसमें जल गुण वगैरह की मात्रा कितनी होगी। जल आपको लेना है 12.8 लीटर यानी कि 1 द्रोण, और उसमें गुड़ कितना लेना है आपको, 1 तुला यानी कि 4.80 kg। मधु अगर आपको लेना है तो कितना लेना है, हाफ तुला। और जो परक्षेप द्रव्य, मतलब जो आप एक्स्ट्रा द्रव्य डालते हैं उसमें या एडिशनल द्रव्य हैं, वो कितने लेने हैं आपको, 480 ग्राम तक लेने हैं। अब जो अरिष्ट है उसके गुण क्या होते हैं। अरिष्ट कैसा होता है, लघु पाक होने के कारण क्या होता है, अरिष्ट आसव से अधिक गुणवान होता है। तो यहाँ पे एक एमसीक्यू बन सकता है कि जो अरिष्ट है वो अरिष्ट क्या है, आसव से अच्छा होता है। और जो अरिष्ट है वो कैसा होता है, दीपन, पाचन, कफ, वात को हरने वाला होता है, दोष शामक होता है। और अरिष्ट सेवन से क्या होता है, शूल मतलब पेन, शोष यानी कि स्वेलिंग, अर्श, ठीक है, पाइल्स, और गृहिणी और पांडु वगैरह, ये जो हमारे अरुचि, ज्वर, आद्यमान वगैरह है, इन सब का रोगों का नाश होता है। ठीक है, अब इसकी सेवन मात्रा कितनी बताई गई है, हाफ पल से लेके 1 पल से लेके हाफ पल तक इसको आप यूज़ कर सकते हो। अब देखिए आसव अरिष्ट के टाइम पे कुछ सावधानी आपको बरतनी है, जैसे काष्ठ, औषधियाँ, रस, वीर्य, विपाक आदि से परिपूर्ण होनी चाहिए। जिस भी आप औषधि का आसव या अरिष्ट कर रहे हो, फॉर्मेशन करा रहे हो, उसमें क्या होना चाहिए, जो हमारी औषधि है वो उसमें रस, वीर्य, गुण वगैरह सब अच्छे से होने चाहिए। क्वाथ निर्माण, जो शास्त्र में कही गई है विधि, जो शास्त्र में मेथड बताया गया आसव अरिष्ट के प्रिपेयर करने का, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। गुड़ और शर्करा को निर्धारित मात्रा में सर्वप्रथम मिलाया जाए। तो पहले जो भी मात्रा बताइएगी उसके अकॉर्डिंग पहले गुड़ और शर्करा वगैरह को मिलाना है। और खनिज द्रव्यों का प्रयोग भस्म बनाकर ही किया जाना चाहिए। अगर कोई हमारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वगैरह में ऐड करना है तो उसमें पहले उसकी भस्म बना लेनी है, लाइक अदरक वगैरह, उसकी भस्म बना लें तब इसको यूज़ करना चाहिए। और प्रक्षेप द्रव्यों का सूक्ष्म चूर्ण नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है बिल्कुल ही सूक्ष्म चूर्ण कर लो, यवकुट मतलब छोटे छोटे टुकड़े रह जाने चाहिए इस तरह से। संधान पात्र का ढक्कन कसकर नहीं लगाना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि जिस भी संधान में कर रहे हैं उसमें ढक्कन को बिल्कुल अच्छे से ज़्यादा से टाइट नहीं करना है। इसके बाद है देखिए यहाँ पे सूरा कल्पना। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो परिपक्व आन संधान समुत्पन्ना सूरा जंगू। तो परिपक्व अन्न मतलब जो हमारा पका हुआ है, अर्थात यव, चावल आदि को पहले पका लेना है। तो पकाकर संधान करने के बाद क्या करते हैं, मध्य अग्नि द्वारा क्या करते हैं, उसका डिस्टिलेशन करके जो प्राप्त होता है वो है हमारा सूरा। तो सूरा कैसे प्राप्त होती है, हमें डिस्टिलेशन के प्रोसेस के जो थ्रू होती है। ठीक है, तो हमें क्या करते हैं, पहले हम यव और चावल वगैरह को पकाकर उसको संधान कर लेते हैं। ठीक है, मतलब उसका फर्मेंटेशन तक रखते हैं, और फर्मेंटेशन के बाद क्या करते हैं, उसको डिस्टिलेशन करा के हम उसको यूज़ करते हैं। अब ये जो सूरा है इसके गुण क्या होते हैं, कास, अर्श, ग्रहणी, मूत्राघात वगैरह को नष्ट करने वाली होती है, वात हर होती है, दूध, रक्तक्षय में हितकर होती है, ब्रंगण और अग्निदीपन कराने वाली होती है। ठीक है, सूरा के भेद, इस अब देखिए सूरा के भेद कौन कौन से होते हैं, प्रसन्ना, कादम्बरी, जगल, मेधक और सूरा बीज और वक्कस या कीड़ा इसके नाम से जाना जाता है। तो इसकी ट्रिक क्या है, पीके ने जंगल में किया। तो आप याद करिएगा, पीके ने जंगल में किया, इस तरह से आपको इसके भेद याद हो जाएंगे। पी से प्रसन्ना, के से कादम्बरी, जगल से हो जाएगा जंगल, में से हो जाएगा मेंढक, और की से हो जाएगा कीड़ा या वक्कस या सूरा बीज। तो प्रसन्ना क्या होती है, जो हमारा
सबसे ऊपरी भाग जो होता है मंड का, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्रसन्ना, या हम इसको मंड भी कहते हैं। और उससे नीचे का भाग ये क्या होता है, प्रसन्ना के बाद कादम्बरी, कादम्बरी से नीचे का भाग होता है जगल, जगल से नीचे का भाग मेदक, और मेदक के बाद कीड़व। ये सूरा पात्र में, ठीक है, जिसमें सूरा का निर्माण करना है, ये सबसे अवशिष्ट और निसार घन भाग होता है, मतलब जो रह जाता है बिल्कुल सॉलिड सी फॉर्म में, वो होता है हमारा कीड़व। तो प्रसन्ना के गुण क्या होते हैं, वमन, अरुचि, हृदयशूल, उदरशूल, कफ, हर वगैरह के रोग को नाश करने वाली होती है, ठीक है। जो हमारी कादम्बरी है ये प्रसन्ना से थोड़ी अल्प गुण वाली होती है। और जो हमारी जगल है वो कैसी होती है, ग्राही, यानी कि मल को ग्रहण, आहार को ग्रहण करती है। हृदय होती है, हृदय के लिए हितकर होती है। उष्ण होती है, पाचक होती है। रुक्ष होती है, तृष्णा, कफ विकार, शोथ, प्रवाहिका, आटोप वगैरह का इनका नाश करने वाली होती है। इसके बाद है जगल के बाद है मेढक। मेढक क्या होती है, जगल से अल्प गुण वाली होती है, ठीक है। तो जगल से अल्प गुण वाली होती है। और वक्कस कैसी है, वात को वात को बढ़ाने वाली होती है। अग्निदीप का दीपन कराने वाली होती है। विशद होती है, ठीक है, शरीर में शीघ्रता फैल जाती है। गुरु होती है। और अल्प मध्य का उत्पन्न कराने वाली होती है। तो मध्य को अल्प कौन देती है, किसमें सबसे कम होता है, वक्कस में। इसके बाद है मेरेयक। मेरेयक क्या है, आसव और सूरा समान मात्रा में पात्र में डालकर संधान करने पर प्राप्त द्रव्य को मेरेयक कहते हैं। तो अब देखो मेरेयक में क्या किससे मिलकर बना है, आसव प्लस सूरा। सूरा किससे बनी थी हमारी, पक्व अन्न से, है ना, तो पक्व चावल वगैरह से। और आसव क्या है, कच्चे अपक्व द्रव्यों को, जिसको हमने पकाया नहीं था उसको जल में मिला के फिर प्राप्त किया था आसव। तो आसव और सूरा को दोनों को मिलाकर क्या बनता है, मेरेयक बनता है। तो संधान करने पर जो प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं मेरेयक। अब मेरेयक के गुण क्या होते हैं, ये तीक्ष्ण होती है, कषाय होती है, मध्यकारी, मधुर और गुरु होती है। ये अर्श रोग, कफ का, गुल्म का, कृमि का और मेद और वात वगैरह का नाश करने वाली होती है। अब देखिए इस जो PDF का पासवर्ड रहेगा वो रहेगा 1245 ये इसका PDF का पासवर्ड रहेगा। अब हम बात करते हैं सूरा आसव के बारे में। तो देखो अब यहाँ से नाम से क्लियर होगा, ये किससे मिलकर बना है, सूरा प्लस आसव। जिस मध्य के संधान में जल के स्थान पर क्या लिया जाए, सूरा लिया जाए। मतलब जब आप आसव बनाते हो, आसव में क्या लेते थे, जल, ठीक है, और प्लस अपक्व औषधि। तो अब यहाँ पे आपको क्या लेना है, अपक्व औषधि लेनी है और जल के स्थान पे क्या लेना है, सूरा लेना है। तो उसको हम कहते हैं सूरा आसव। तो जिस मध्य के संधान में जल के स्थान पर क्या लिया जाता है, सूरा का ही प्रयोग किया जाता है, वह है सूरा आसव। अब ये इसके गुण क्या होता है, मधुर होती है, गुरु होती है, तीक्ष्ण, हृदय, मूत्रल, कफ वात का नाश करने वाली होती है, मुख के लिए प्रिय होती है, तीव्र होती है और स्थिर नशा उत्पन्न करने वाली होती है। तो ये स्थिर नशा, स्टेबल नशा उत्पन्न कराती है। इसके बाद है वारुणी। वारुणी का मतलब क्या होता है, ताड़, खजूर आदि तने के अग्रभाग पर चीरा लगा के, जब आपने देखा होगा मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि खजूर वगैरह पेड़ पर चढ़े होते हैं, वो वहाँ पे छोटा सा चीरा लगा कर वहाँ पे क्या कर देते हैं, मटके टांगे, तो धीरे धीरे उसमें रस जो निकलता रहता है उसको कहते हैं वारुणी। चीरा लगाकर पात्र लगने से एकत्र रस 2 से 3 दिन में क्या होता है, वो मध्य के रूप में परिवर्तन हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, वारुणी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, लोकल भाषा में ताड़ी के नाम से जानते हैं, ठीक है, या हम इसको नीरा भी कहा जाता है। तो ताड़ी या नीरा के नाम से क्या जाना जाता है, हमारी वारुणी जानी जाती है। अब वारुणी के गुण क्या है, लघु होती है, तीक्ष्ण होती है, हृदय, शूल का, सर्दी वमन वगैरह का नाश करने वाली होती है, विबंध, आदमान और पीनस आदि रोगों को नष्ट करने वाली होती है। अब हम बात करते हैं सिद्धू कल्पना। तो सिद्धू कल्पना क्या है, ये हमारा इक्षु रस यानी कि गन्ने के रस से जो प्रिपेयर की जाती है वो है हमारी सिद्धू कल्पना। अब गन्ने का रस अगर अपक्व ले रहे हो, मतलब बिना पक्का गन्ने का रस ले रहे हो तो वो कहलाएगी अपक्व सिद्धू, और अगर पक्व ले रहे हो तो ये हो जाएगा अपक्व सिद्धू कल्पना। तो इक्षु रस आदि मधुर द्रव्यों के संधान से जो कल्पना बनती है उसको हम कहते हैं सिद्धू, यानी कि आपका सिरका, है ना, कॉमन लैंग्वेज में क्या है, सिरका। सिरका गाँव में सबने खाया होगा, विनेगर। तो ये 2 तरीके से बन सकता है, या तो अपक्व सिद्धू, ठीक है, और पक्व रस सिद्धू। मतलब पक्व रस से बनाना, गन्ने के रस को पका लेना, ठीक है, तो पक्व हो जाएगा, और नहीं पकाया तो अपक्व। तो अपक्व सिद्धू बिना अग्नि के पाक किए बनाना, ठीक है, और पक्व सिद्धू अग्नि के पाक के बाद पहले उसे पका लेना और उसके बाद उसका संधान करना, वो कहलाता है हमारा पक्व सिद्धू। अब अपक्व सिद्धू के लक्षण क्या है कि आहार को पचाने वाला होता है, स्वर और वर्ण को शुद्ध करने वाला होता है, लेखन करता है,
कर्षण करने वाला होता है, शोथ को हटने वाला होता है, अर्श और विबंध वगैरह को भी नष्ट करता है। इसके बाद है पक्व सिद्धों के लक्षण। भोजन में रुचि लाता है, ठीक है, सिर का आपको पता ही है, भोजन को अच्छे से करता है, अग्नि को प्रदीपित करता है, हृदय होता है, वर्ण्य होता है, वर्ण को निखारता है, बल्य होता है, सर होता है, मेद और कफ रोगों का नाश करने वाला होता है ना। एप्पल विनेगर सीडर जो चलता है आजकल के टाइम पे, एप्पल सीडर विनेगर जो चलता है ना, वो भी उसी कैटेगरी में है, उसमें भी स्वीट है, वो भी क्या है, आपका सिद्ध हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य कल्पना। मध्य मतलब जो हमारा क्या करते हैं, मध्य मतलब नशा उत्पन्न करती है, वो है हमारी मध्य कल्पना, ठीक है, यानी कि अल्कोहल मेन यहाँ पे बात जिसकी की गई है। जिस द्रव्य के सेवन पर बुद्धि का लोप हो जाए, शरीर में और शरीर और मन में नशा उत्पन्न हो जाए, वह है हमारी मध्य कल्पना। या हम कह सकते हैं जिसमें तमोगुण की प्रधानता हो, ठीक है, उससे उसको हम क्या कहते हैं, मध्य कहते हैं। अब मध्य कल्पना के अंदर ही सब चीज़ आती हैं, जो हमने आसव पढ़ा, अरिष्ट पढ़ा, सूरा, प्रसन्ना, कादम्बरी, जगल वगैरह पढ़ा, ये सब मध्य के अंदर ही आती हैं। मध्य के पर्याय क्या है, मदिरा, सूरा, अरिष्ट, आसव, प्रसन्ना, ये सब कह सकते हो, ठीक है। अब मध्य के गुण क्या होते हैं, जो नई मध होती है, वो त्रिदोष को प्रकोप करने वाली होती है, ठीक है। पुराने मध्य क्या होती है, पित्तकारक होती है, कफ का नाशक करती है, दीपक होती है, पाचक होती है, भेदन का कार्य करती है, बस्ती का शोधन करती है, विधायी होती है, विकासी होती है, विशद होती है, व्यवाही होती है, ठीक है। जितने भी गुण इसके हैं वो सारे विष के समान कहे गए हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा, है ना, विष पढ़ा होगा तो वहाँ पे बताया गया अगर तंत्र में। अगर नहीं पढ़ा तो अगर तंत्र की प्ले लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप वहाँ से जाके देख भी सकते हो। मध्य का सेवन करने पर क्या होता है, काश, श्वास, हिक्का, प्रतिशय, विबंध, अरुचि, अर्श वगैरह रोग हुआ नाश हो जाता है। अब हम बात करते हैं मध्य के दोष। मध्य में क्या क्या इम्प्योरिटीज़ देखने को मिल सकती हैं। तो जो मध्य गाढ़ा हो वो मध्य बेकार है, ठीक है। जो विधायी हो, दुर्गंधित हो, विकृत रस वाला हो, गुरु हो, हृदय हो या हृदय के प्रतिकूल हो, नवीन हो, ठीक है, तीक्ष्ण हो, उष्ण हो, मलिन पात्र से बनाया गया हो, अल्प औषधि जिसमें यूज़ की गई हो, ठीक है, बासी औषधि जिसमें यूज़ की गई हो, जल युक्त, बहुत ज़्यादा जल है उसमें, पिच्छिल है, और पात्र में क्या है, घट युक्त हो, ठीक है। इस प्रकार की मध्य के लिए क्या होता है, कफ पित्त और दोनों प्रकोपित हो जाते हैं, मतलब कच्ची शराब जैसे स्ट्रक्चर बताया गया यहाँ पे। सेवन योग्य मध मतलब किस मध्य का आपको सेवन करना है, जो चीरकाल में रखा हुआ, बहुत लंबे टाइम से रखा हुआ, जिसमें रस गंध आदि से युक्त हो, दीपन हो, कफनाशक हो, रुचिकारक हो, मन प्रसन्न करने वाला हो, ऐसी मध्य का सेवन करना चाहिए। और मध्य का शरीर पे क्या प्रभाव होता है, मध्य अपने गुणों के कारण क्या करती है, जाठर अग्नि में मिलकर शीघ्र हृदय में जाकर और धमनियों में आश्रित हो जाती है। तो सबसे फास्ट मूवमेंट होता है ना, आपको पता है आशु है, तो आशु, ये आपने गुण पढ़े होंगे, विष और इसका गुण आशु है। तो ये क्या करती है, जाठर अग्नि में पहले मिलती है और क्या करती है, पूरे हृदय में और धमनी में जाकर आश्रित हो जाती है, और होकर क्या करती है, उद्रभाग में जाकर मन और इंद्रियों को प्रभावित कर देती है, मतलब ऊपर की तरफ जाती है और मन और इंद्रियों का नाश करके क्या कर देती है, वहाँ पे नशा उत्पन्न कराती है। ये है मध्य का शरीर पर प्रभाव। तो ये जितने भी था, ये आज हमारा लेक्चर पूरा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने पूरी संधान कल्पना को डिटेल में पढ़ा। आई होप लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।